प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से लगभग 71,000 अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। धनबाद समेत देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा रोजगार मेला। श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने रामगढ़ में 20 सूत्री और जिला योजना समिति की बैठक में योजनाओं का जाना हाल, दिए जरूरी निर्देश। साहिबगंज में बोट एम्बुलेंस की शुरुआत। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, समाज से जुड़े विभिन्न विषयों से कराया अवगत। रांची में कल भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। और राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी, आगामी 21 मई तक कई इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। 17 से 19 तक के लिए येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले में लगभग 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन्हें संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला धनबाद समेत देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित होगा। वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को भी संबोधित करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों में भर्तियां की जा रही हैं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नए भर्ती किए गए लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विधायी मसौदा तैयार करने को लेकर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद कानून के क्षेत्र में अनेक पहल की गई है। गृह मंत्री ने कहा कि कानून स्पष्ट होना चाहिए और उसमें खामी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संसद और राज्य विधायिकाओं के अधिकारियों से आग्रह किया कि कानून का मसौदा सरल और स्पष्ट शब्दों में बनाया जाना चाहिए ताकि किसी भी बिंदु पर कोई टकराव न हो। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कौशल है जिसको आत्मा के साथ जोड़कर, स्पिरिट के साथ जोड़कर लागू करना है। तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के कोई फिक्स रूल्स नहीं होते, आपको पढ़ाए जाएंगे रूल्स, मगर वो सभी रूल्स से ऊपर संविधान के स्पिरिट को समझकर उसको जमीन पर उतारना, वो आपका काम है। श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज रामगढ़ जिले में 20 सूत्री और जिला योजना समिति की बैठक में हिस्सा लिया और विकास कार्यों को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। रामगढ़ दौरे के क्रम में उन्होंने करीब 8 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया। उसको समीक्षा की है, जो जांच कार्य दिए थे लगभग 99% बेहतर समीक्षा की गई और आज भी कुछ मुद्दे उठे हैं जिनको हम लोग जांच करवाएंगे। और जिला में जो सरकार का जो मापदंड है विकास का विभिन्न विभागों का, वो तेजी गति चल रहा है। हम लोग आदेश दिए हैं कि जो भी सरकार की योजना है उसको धरातल पर उतारिए और जो बेनिफिशियरी लाभ लेने वाला है उसको लाभ मिलना चाहिए। साहिबगंज और राजमहल के गंगा क्षेत्रों में मरीजों की सुविधा के लिए आज वाटर बोट एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। साहिबगंज के ओझा टोली नमामि गंगे घाट पर आयोजित समारोह में राजमहल सांसद विजय कुमार हांसदा और विधायक अनंत कुमार ओझा ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इसके लिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और आज उपस्थित सभी लोग जो भी यहाँ पे हैं सबों को मैं बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जैसा ये वाटर एम्बुलेंस है जो डीसी साहब ने यहाँ एक बाइक एम्बुलेंस झारखंड में पूर्व में भी चतरा में ये प्रारंभ हुआ था और पहाड़ी क्षेत्रों में बाइक एम्बुलेंस ले जाने से निश्चित रूप से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से खटिया में लोग लेकर के आते हैं मरीज को। तो उस क्षेत्र में एक यह भी एक प्रयास, सार्थक प्रयास होगा
और जो बातें हमें जानकारी दी गई है कि उसमें सारी सुविधा, उसका आने वाला 5 वर्षों तक मेंटेनेंस से लेकर के कंपाउंडर से लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई है। रांची में कल भाजपा प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें समसामयिक राजनीतिक विषयों और भविष्य के कार्यक्रमों पर मंथन होने के आसार हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में कथित तौर पर अनुसूचित जाति के अधिकार हनन के मामलों से उन्हें अवगत कराया। साथ ही अनुसूचित जाति आयोग के खाली पदों पर पदस्थापन न होने का मामला समेत अन्य विषय को भी राज्यपाल के संज्ञान में लाया। विशेष करके पिछले 14 साल के बाद रघुवर दास जी की सरकार में एससी आयोग का गठन हुआ था। इसके कार्यकाल के पूरा होने के 4 साल बीतने को आए हैं, लेकिन इस सरकार ने अभी तक आयोग का गठन नहीं किया है। धनबाद में कल आप देखे होंगे हमारे वाल्मीकि समाज के जो भंगी जाति के सफाई कर्मी थे, उनको कानून के विरुद्ध उनको ड्रेनेज में घुसाया गया, उनको वहाँ जाते ही बेहोश हो गए और एक आदमी तत्काल वो डेथ कर गए हैं और 2 बहुत गंभीर रूप से घायल है। लेकिन जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जन जागरूकता के माध्यम से कमजोर तबकों के उत्थान पर जोर दिया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। ये जो आयोजन है ये अद्भुत तरीके से किया जा रहा है, जिसके माध्यम से गांव के किसान इससे जुड़े हुए हैं। एफपीओ का प्रोग्राम है। एफपीओ के माध्यम से आप आपने देखा होगा, हम लोगों को गिफ्ट जो दिया गया इस इलाके में जो अभी लीची की उत्पादन हो रही है वो हमें उपलब्ध कराया। आज इन सारे जोड़ों को सीड दिया जा रहा है कि वो अब बारिश आएगी तो उस सीड से धान की खेती करें, ऑर्गेनिक धान की खेती करें। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जनहित में जो देश भर में योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर अपने गांव में क्या किया जा सकता है, ये सारी सूचनाएं लेकर के यहाँ से जाए। तो ये कार्यक्रम सामाजिक उत्सव भी है, आत्मनिर्भरता के लिए एक अभियान भी है और गाँव का सशक्तिकरण, सामाजिक जीवन मजबूती के साथ रहे, इसका एक उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम भी है। और इस तरह के सामूहिक आयोजन करके जन चेतना का एक नया स्वर भी दे रहे हैं। आत्मीय जीवन अच्छा से बीते इसका भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो इससे गांव को भी बल मिलेगा, सामाजिक जीवन भी मजबूत होगा, उनके गांव में अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी और सामाजिक ताना बाना के साथ, तारतम्यता के साथ आने वाले दिनों में शिक्षा में, स्वास्थ्य में अच्छा एक लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से आप देख रहे होंगे कि कैंप लगे हुए हैं, सबके ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि उनके आने वाले दिनों में बच्चों में कठिनाई नहीं हो। ब्लड टेस्ट के माध्यम से किसी में थैलीसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ऐसे कोई खास बीमारी अगर खास चीज़ पकड़ में आती है या कोई ऐसा चीज़ दिखाई देता है उनके बच्चों में ये कठिनाई हो सकती है, वो सारी चीज़ें इनके प्रोफाइल में हम लोग सूचित करेंगे कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको इन सारे चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने परिवार को सुखद दाम्पत्य जीवन के साथ स्वस्थ सुखी परिवार कैसे चले, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर जो देश के अंदर लगातार माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, उसका लाभ आपको कैसे मिले, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर इस आयोजन के माध्यम से प्रयत्न किया जा रहा है। एक चीज़ और, आप लगातार जो जनजातीय इलाके हैं, क्योंकि वहाँ पर उतना अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है लोगों में कि कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, कैसे अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। तो वैसे में लगातार आपने सरायकेला खरसावा में लगाया, उसके बाद खूंटी में स्वास्थ्य कैंप जिसमें कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। तो इस तरह से जो जनजागरूकता अभियान चल रहा है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समाज में जो परंपरा है उसको आप जीवित रखते हुए उनको एक संबल भी प्रदान कर रहे हैं। देखिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, गाँव की सामाजिक समरसता बहुत मजबूत है, उसे हम अच्छे ढंग से और कोऑर्डिनेट कर पाए, गाँव अपने आप में सशक्त हो और जो
इस देश का उद्देश्य है। सामूहिक रूप से, सामूहिक दायित्व के साथ गांव में रह करके भी हम कर सकते हैं। ये इन परिवारों को सशक्त बनाने का भी एक जरिया है और कैसे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका वो किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए भी यहाँ पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अपने सहयोगी ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, खूंटी। झारखंड विधानसभा की पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति आज 2 दिवसीय बोकारो जिला भ्रमण पर पहुंची। सर्किट हाउस में जिला नजारत उप समाहर्ता विवेक कुमार सुमन एवं जिला कल्याण पदाधिकारी मनीषा वत्स द्वारा समिति की सभापति सविता महतो को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। बाद में समिति की अध्यक्षा और सदस्यों ने अधिकारियों संग प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण से संबंधित विषयों पर चर्चा की। राज्य में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और नगर निगम से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निवर्तमान पार्षदों के कार्यकाल को विस्तार देने की मांग पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। डीजीपी अजय कुमार सिंह आज होटवार स्थित पुलिस अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय पहुंचे और साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर आयोजित पुलिस अफसरों के ट्रेनिंग कैंप को संबोधित किया। झारखंड सीआईडी की ओर से भारतीय साइबर समन्वय केंद्र और उत्तराखंड पुलिस के सहयोग से यह 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में 46 पुलिसकर्मी को ट्रेनिंग दी जा रही है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले होमगार्ड जवानों ने आज विभिन्न मांगों को लेकर रांची में प्रदर्शन किया। उन्होंने मांगे न माने जाने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। एसोसिएशन ने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। होमगार्ड जवान की मांगे हैं कि जो वादा माननीय मुख्यमंत्री ने चुनाव से पूर्व किया था उस वादे पर अमल करते हुए होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी दिया जाए और समान वेतन दिया जाए। बनाने से पूर्व वादा किए थे कि हमको सरकार बनेगी तो मैं पूरा करूंगी, लेकिन सरकार जिस प्रकार अपनी गद्दी पर बैठते ही अपनी मांग को, अपनी बोलने वाली वक्त को भूल गए, वो वक्त भूल गए जब से ही उनका गद्दी मिला हम लोगों से, और अपना वो समय आने के साथ वो भूल गए। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर के नए निदेशक डॉक्टर गौतम सूत्रधार ने बेहतर कार्य संस्कृति और बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था के बूते अगले 5 सालों के भीतर एनआईटी जमशेदपुर को देश के टॉप 50 संस्थान बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर के निदेशक के पद पर योगदान देते ही डॉक्टर गौतम सूत्रधार एक्शन मोड में हैं। एनआईटी निदेशक ने पहली बार मीडिया से रूबरू होते हुए भविष्य के लक्ष्यों को रेखांकित किया और एनआईटी जमशेदपुर को देश का टॉप 50 संस्थान बनाने की प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान उन्होंने संस्थान में बेहतर कार्य संस्कृति और बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था के साथ ही आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण पर भी बल दिया। I am now seeing the facility of the institute, both in infrastructure from the laboratory, classroom, and I also want to see it with the different departments. एनआईटी जमशेदपुर निदेशक डॉक्टर गौतम सूत्रधार ने कहा कि वे शोध कार्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी सुधार का प्रयास करेंगे। इस वक्त संस्थान में 180 फैकल्टी है, जबकि स्वीकृत पद 246 है। उन्होंने कहा कि डीन के पदों पर कितने महिला और पुरुष हैं, इस पर भी संस्थान की रैंकिंग तय होती है और निश्चित तौर पर इस पैरामीटर में सुधार की जरूरत है। प्रोड्यूसर में डेवलप थोड़ा सा ऐसे मान लो आदमी बने और औरत बने जैसे इंडिया का पूरा कल्चर लेके बने। गौरतलब है कि डॉक्टर गौतम सूत्रधार ने 12 मई को संस्थान में योगदान दिया है। एनआईटी जमशेदपुर के नए निदेशक डॉक्टर गौतम सूत्रधार ने आईआईटी खड़गपुर से फाउंड्री टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में एमटेक की डिग्री प्राप्त की है। साथ ही उन्होंने बीआईटी मेसरा से पीएचडी भी किया है। उन्हें शिक्षण का लंबा अनुभव है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को
मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-1178-00 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगोव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव फिर शुरू हो गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में धूप छांव का खेल चलता रहा। रांची में बूंदाबांदी भी हुई। इस बीच आगामी 21 मई तक कई इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। आगामी 17 से 19 तक के लिए मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इधर लौह नगरी जमशेदपुर के लोगों को तेज हवा के साथ आंधी तूफान चलने से गर्मी से कुछ राहत मिली है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.2 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39.5 और न्यूनतम 26.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 42.6 और न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर के टिनप्लेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आगामी 17 से 20 मई तक इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन और ब्लाइंड फुटबॉल एसोसिएशन झारखंड के संयुक्त तत्वावधान में नेत्रहीन महिला और पुरुषों के लिए 4 दिवसीय राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रांची में आयोजित ऑल इंडिया ओपन इनविटेशनल कराटे चैंपियनशिप के दूसरे दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने अपना उम्दा प्रदर्शन कर अपने पहले स्थान को बरकरार रखा और 22 स्वर्ण, 30 रजत और 49 कांस्य पदक के साथ ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। ओडिशा की टीम दूसरे स्थान पर रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने दिवंगत डॉक्टर कर्मा उरांव के न्यू मोरहाबादी आवास पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास में हैं। द केरल स्टोरी को देश भर में दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। स्क्रीनिंग कर रहे सिनेमाघरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। याचिका में हिंदू लड़कियों के अवैध धर्मांतरण का मसला उठाया गया है। मांग की गई है कि कोर्ट राज्यों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दे और राज्यों से कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट तलब करे। याचिका में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान को पक्षकार बनाया गया है। विद्यापति स्मारक समिति के द्वारा रांची स्थित पुलिस क्लब के प्रांगण में भव्य मां जानकी जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लेखानंद झा के द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि मां जानकी नारी सशक्तिकरण की मिसाल हैं। कार्यक्रम के दौरान मैथिली साहित्यकार सियाराम झा सरस को वैदेही पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 9 विशिष्ट मिथिला पुत्री और 1 विशिष्ट मिथिला पुत्र को भी समिति ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में बिहार से आए प्रसिद्ध मैथिल कलाकारों ने ऐसा सुर बांधा कि सभी श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए। आज बहुत बधाई हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत एक ऑडियंस है। जोरदार जय जय भैरवी असुर भयाउनी, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, वासर सवासर शोभित, वासर चरण चंद्रमणि चूड़ा, चरण
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में भू अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने भू अर्जन से संबंधित मामलों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस बैठक में अपर समाहर्ता और जिला भू अर्जन पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। धनबाद स्थित बीसीसीएल कोयला भवन में विधायक राज सिन्हा और महाप्रबंधक प्रशासन के बीच वार्ता के बाद भूली में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान अपनी जान गंवाने वाले एक व्यक्ति की विधवा को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा गया। साथ ही उचित मुआवजा देने पर सहमति बनी। गुमला में पुलिस अधीक्षक निर्देशानुसार जिले के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस क्रम में बनारी चौक पर वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर की जांच की गई और 2 वाहन जब्त किए गए। पलामू जिला अंतर्गत रामगढ़ प्रखंड के ग्राम पंचायत उलडड्डा में 15वें वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत द्वारा कूप का नवीकरण किया गया। इस कूप की नवीकरण हो जाने से यहां के परिवारों को पानी की सहूलियत होगी। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश की आजादी के लिए अल्पायु में ही अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी अमर शहीद सुखदेव थापर को उनकी जयंती पर उन्हें शत-शत नमन किया। चतरा उपायुक्त ने निर्वाचन कार्यालय स्थित वेयर हाउस का निरीक्षण कर सीसीटीवी समेत अन्य सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने झारखंड की माटी के वीर सपूत तथा हुल विद्रोह के महानायक क्रांतिवीर चांदकू महतो को उनके शहादत दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। रांची के मोराबादी मैदान स्थित फुटबॉल ग्राउंड में बनाए गए फैन पार्क में बीती रात रांची के लोगों ने आईपीएल के मैच का जमकर लुत्फ उठाया। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत तेजी से सफलता अर्जित कर रहा है। इसके साथ ही देश 100 सेमीकॉन स्टार्टअप बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। आइए हमारे पद्म में देखते हैं भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर की उपलब्धियों को। स्विच ऑन करते जाइए, बल्ब जलते जाएंगे। ऐसे ही हम दिन भर में ना जाने कितनी बार स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलाते हैं, फैन ऑन करते हैं और भूल जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन इस सब के पीछे विज्ञान है और विज्ञान की वजह से ये सारी चीजें काम करती हैं। हम अक्सर एक आम इंसान के नजरिए से ये नहीं सोच पाते कि आखिर इसके पीछे क्या बारीकी छिपी हुई है, कौन से विज्ञान के इस नियम के आधार पर ये तमाम चीजें हर दिन हमारी जिंदगी को आसान बना रही हैं। लेकिन जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो सिर्फ सोचते रहते हैं कि क्या कुछ नया किया जाए ताकि आम इंसान की जिंदगी को आसान बनाया जा सके। लोग इस प्रकार की लैब, जैसे कि मैं फिजिक्स की लैब में खड़ा हूं, ऐसी तमाम प्रकार की जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं कुछ नया करने के लिए। ऐसे ही एक भौतिक विज्ञान के बड़े प्रोफेसर हैं प्रोफेसर दीपक धर, जिनको उनके काम के लिए मिल रहा है पद्म सम्मान। जटिल वैज्ञानिक परिभाषाओं को सरल भाषा में लोगों के सामने रखने में सक्षम वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर देश दुनिया में सबसे सुलझे हुए सैद्धांतिक भौतिकविद के रूप में जाने जाते हैं।
प्रोफेसर एमिरेट्स बोल्ट्जमैन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर धर कठिन से कठिन समस्याओं की बहुत ही सरल तरीके से व्याख्या करने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रभाव साइटेशन के लिए शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध प्रोफेसर धर ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सैद्धांतिक समझ में सुधार के उद्देश्य से कार्य किया। कैंसर के उपचार के लिए दवा वितरण के नैदानिक अभ्यास में विभिन्न विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र विकसित कर योगदान दिया। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के विभिन्न सिद्धांतों पर आपका कार्य सराहनीय है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का जनरल उद्देश्य होता है कि जो बड़े कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे इंटरएक्टिंग पार्टिकल्स हैं तो उसका क्या बिहेवियर होगा, जबकि एक एक पार्टिकल का बिहेवियर हमको जानने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है कि एक बॉक्स में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल होते हैं और हम जानना चाहते हैं कि गैस का दबाव कितना होगा, जबकि हमको मॉलिक्यूल कहाँ पर जा रहे हैं, उनकी क्या दिशा गति है, इसकी जरूरत नहीं होती। तो ये सब सीखने मालूम करने के लिए जो थ्योरेटिकल टेक्निक इस्तेमाल की गई वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स कहलाती है पहले, और बाद में देखा गया कि इस तरह की टेक्निक का उपयोग और क्षेत्रों में भी होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में या अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में। प्रोफेसर धर ने अमेरिका से पीएचडी की, लेकिन स्वदेश लौट आए और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से जुड़ गए। प्रोफेसर धर को भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सांख्यिकी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का सम्मान हासिल किया। उन्होंने 200 से अधिक शोध पत्र लिखे। प्रोफेसर दीपक धर ने अपनी पूरे जिंदगी में स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में बहुत ही मूलभूत योगदान दिया हुआ है। आपने काम किए हुए एक विषय के बारे में जिसको सेल्फ ऑर्गेनाइज क्रिटिकलिटी बताते हैं, तो वह ऐसी चीज है कि पिछले 25-30 सालों से उसके ऊपर काम हो रहा है और एक ऐसा विषय है जिससे अर्थक्वेक प्रेडिक्शन, इकोसिस्टम इवोल्यूशन और इकोनॉमिक मार्केट्स का इवोल्यूशन, ये सब के लिए ये डेवलपमेंट जो साइंटिफिक डेवलपमेंट का फायदा होता है। तो इस